तो हेलो एवरीवन। होप आपने इससे पहले के जो लेक्चर्स होंगे जिसमें हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, देन हमने बंगाल कॉन्क्वेस्ट पढ़ा जिसमें हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी, उसके बाद हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा। वो लेक्चर्स देख लिए होंगे बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। और अब जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेट करके ही चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में आप देख सकते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे। अब लैंड रेवेन्यू पहले तो हम हेडिंग ही समझ लेते हैं बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। ठीक है, आगे जाने से पहले देखो लैंड का मतलब क्या हो जाता है कि कोई जगह। ठीक है, कोई भी लैंड हम ऐसे किसी भी लैंड को देख के तो नहीं बोल देंगे कि भाई हाँ लैंड इसका कोई रेवेन्यू सिस्टम हो सकता है, नहीं। यहाँ पे लैंड रिप्रेजेंट आपका क्या करता था, मेजरली जो लैंड एग्रीकल्चर में यूज होती थी या जिसको हम कह सकते हैं कि जिन पे हम क्रॉप्स वगैरह उगाते थे, राइट, जो मेजरली आपके फार्मर्स यूज करते थे, हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, कि वो लैंड्स क्या थे, उस पे कोई रेवेन्यू सिस्टम होता था। अब रेवेन्यू सिस्टम क्या होता था कि भाई जो भी उस लैंड पे चीज उग रही है उसको बेचने के बाद आपके पास जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उस प्रॉफिट को कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, इट मीन्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब हो जाता है जो भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उस लैंड पे आपने जो भी क्रॉप उगाई, उस क्रॉप को उगाने के बाद आपने उसको जब बेचा मार्केट में जाके और आपके पास जो प्रॉफिट आया, तो उस प्रॉफिट को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे वो हम इसमें पढ़ते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, चलिए। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये कहां पे पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंडिया में। अब यहाँ ब्रिटिश इंडिया क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए हमारा भारत महान तो आज भी है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि इसी भारत पे कौन आके रहने लग गए थे, तो आपके ब्रिटिशर्स जो है वो आके रहने लग गए थे। ठीक है, अब इसी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हम तीन सिस्टम्स पढ़ेंगे आपके, जो कौन लेके आए थे, ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे। इट मींस तीन सिस्टम जो कौन लेके आए हैं, ब्रिटिशर्स लेके आए हैं। अब सबसे पहला होता है परमानेंट सेटलमेंट, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, जमींदार सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। पहला कौन सा होता है, परमानेंट सेटलमेंट, जिसका अदर नेम क्या हो जाता है, जमींदार सिस्टम। लेके कौन आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। ठीक है, अब अगर आपको डाउट हो रहा हो कि मैम ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है, ये थॉमस मुनरो कौन है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है, तो लेट मी टेल यू कि ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ये एक मेजर टॉपिक, एक इंडिविजुअल टॉपिक होता है, राइट। ये जितने भी तीन नाम हैं, जब हम आगे जाके आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे या वायसराय पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये तीनों नाम रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो फॉर नाउ बस आपको यही याद रखना है कि जो सिस्टम है ये किसने स्टार्ट किया था, बाकी ये कब आए, क्यों आए, इनका टेन्योर कैसा रहा था, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इन तीनों को ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि इन तीनों ने तीन अलग अलग सिस्टम लेके आए, किस चीज के लिए, रेवेन्यू जनरेट होने के लिए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हो जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, जिसका अदर नेम हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज योर जमींदार सिस्टम। इसको लेके कौन आए थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे। आप देख रहे हो कि अपने नाम के आगे खुद ही लॉर्ड लगा दे कि भाई मैं ही भगवान हूं। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम कौन लेके आए थे, तो उनका नाम था थॉमस मुनरो। थर्ड आपका आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम कौन लेके आए थे, द विलियम बेंटिक। देखिए द विलियम बेंटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको याद रखने हैं, तो जो ये सिस्टम लेके आए हैं वो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो विलियम बेंटिक थे, यू विल गेट टू नो आगे जाके कि एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स उठाए, राइट। कुछ ऐसे स्टेप जो नीडेड थे, जैसे एबोल्यूशन किए, जिनकी एबोल्यूशन की नीडेड थी उनको एबॉलिश किया, ठीक है, रीमैरिज एक्ट से ये लेके आए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने किसके लिए अच्छी की, इंडियंस के लिए अच्छी की। एक चीज और, एक ट्रिक मैं आपको भी बता देती हूँ, कभी अगर कोई क्वेश्चन पॉजिटिव आए कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने इंडिया के लिए या इंडियंस के लिए एक पॉजिटिव नोट छोड़ा या पॉजिटिविटी स्प्रेड की, तो 90% चांसेस विलियम बेंटिक के होने के हो सकते हैं। द रीजन बिहाइंड टिक माने क्या होता है,
ये तो टिक लिखा है, टिक माने क्या होता है, करेक्ट, ठीक है। तो सही चीज वो कौन कर सकते हैं, जिसके नाम में ही टिक हो, जो सही हो, राइट। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हो, ठीक है, एक मेमोरी ट्रिक है, आपको सूट करती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब हमने देख लिया कि हमारे पास कितने सिस्टम हो गए हैं पढ़ने को, 3 सिस्टम हो गए, ठीक है। किसके सिस्टम हो गए हैं, रेवेन्यू सिस्टम हो गए। रेवेन्यू सिस्टम माने आपके ऐसे सिस्टम जो एग्रीकल्चर, जो आपकी लैंड थी, राइट, उस लैंड पे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसको कैसे मैनेज करना है। एक और चीज, इन उस प्रॉफिट के मैनेजमेंट के लिए सिस्टम किसने निकाले, ब्रिटिशर्स ने निकाले। इट मींस जितना भी प्रॉफिट होगा वो जा किसके पास रहा होगा, तो इसी ब्रिटिशर के पास जो है जा रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप आपको इंट्रोडक्शन जो है समझ आ गई होगी। हाँ जी, देखिए अब क्या था, ये लैंड रेवेन्यू क्या था, वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ योर ब्रिटिशर्स ऑफ इंडिया। देखिए अभी तक हमने पीछे पढ़ा कि ब्रिटिशर्स आपके क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, राइट। उनको ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हम यही देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है, पोर्चुगीज को देखते हैं कि यार पोर्चुगीज को इतना क्या बेनिफिट हो रहा है, तो हम वो बेनिफिट क्यों ना ले। उसी बेनिफिट से अट्रैक्ट होके वो कहाँ पे आते हैं, आपके इंडिया में आ जाते हैं, बिल्कुल सही। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भले शुरुआत तो आपके ट्रेड से की थी, बट धीरे धीरे ये जो शुरुआत थी ट्रेड से, ठीक है, ये कहां पे जाके रुकती है, ये आपकी बैटल्स पे जाके रुकती है। कैसे, अब बैटल्स हमने कहां पढ़ी है, तो हमने बैटल्स पढ़ी हैं आपके द बंगाल कॉन्क्वेस्ट। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि बंगाल एक ऐसा स्टेट कंसीडर किया जाता था जो बहुत ही ज्यादा रिच था, ठीक है। अब आप कहेंगे रिच किस में, तो जितना भी ट्रेड होता था वो उसका जो मैक्सिमम सामान था वो कहाँ से आता था, आपके बंगाल से आता था। और बंगाल के ही एरिया से हमें राइस भी देखने को मिलते थे और अदर ऐसी क्रॉप्स भी देखने को मिलते थे, राइट। तो पहले तो उन्होंने मकसद बनाया ट्रेड को, फिर धीरे धीरे जब वो बंगाल की तरफ आए, बंगाल में आए, तब उन्होंने एक चीज नोटिस की कि यार इंडिया जो है वो मेजरली बेस्ड तो किस पे है, एग्रीकल्चर पे है, विच इज ट्रू। अगर मैं आज भी आपकी बात करती हूँ तो हमारी मैक्सिमम जो जीडीपी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो हमारी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, इसमें कोई डिनाई नहीं हम कर सकते। पहले भी करती थी और आज भी करती है और आगे भी करती ही रहेगी, राइट। तो उन्होंने यही देखा कि यार हम ट्रेड तो कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वी आर डूइंग ट्रेड, बट इंडिया की मैक्सिमम जो जीडीपी है, जो मैक्सिमम इकोनॉमी है, दैट इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, राइट। इट मींस जब मैक्सिमम जीडीपी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेगी तो इंडिया का मैक्सिमम प्रॉफिट भी तो इसी पे आएगा, राइट। और इस चीज को इन्होंने डीकोड कर लिया। द मोमेंट इन्होंने डीकोड कर लिया, ये क्या लेके आते हैं, रेवेन्यू सिस्टम्स लेके आते हैं। किसके लिए, आपके लैंड के लिए, लैंड माने एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, वही आपका क्रॉपिज्म, ठीक है। जैसे ही ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आते हैं, ये क्या करते हैं, उसको अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बना देते हैं। द रीजन बिहाइंड, ट्रेड से इनको कितने मिल रहे होंगे, मान लो 50 रुपए मिल रहे हैं, इससे इनको 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसको इन्होंने क्या बना दिया, पार्ट टाइम इनकम बना दिया और उसको मेन इनकम बना दिया, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, इनका मेन इनकम का सोर्स था कि हाँ अभी मेन इनकम हमारी यहीं से आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है, दैट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कि जब हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे तो ब्रॉडली कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, तो वो 3 ही टाइप्स में आपके डिवाइडेड है, बिल्कुल सही, ठीक है। जिसमें हम क्या देखते हैं, आपके लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन एक्सटेंशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देखते हैं। इन्हीं दिनों में हम क्या देखते हैं, चेंजेस ऑफ पॉलिसी देखते हैं। मतलब पहला सिस्टम कुछ और है, दूसरा सिस्टम कुछ और है, तीसरा सिस्टम कुछ और है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। देन बिफोर इंडिपेंडेंस, three major type of land revenue system were prevailing in the country. Before independence का मतलब before 1947 जब हम बात करते हैं, और we can say till 1947 की जब हम बात करते हैं, तब तक हमारे पास कितने ही आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, तो हमारे पास 3 आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। कौन कौन से थे, जमींदारी सिस्टम, जिसको मैंने अभी पीछे बताया, हम इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, जमींदारी सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज अ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है महलवारी सिस्टम, फिर आ जाता है रैयतवारी सिस्टम। ये तीनों सिस्टम्स जो है हमें कब तक देखने को मिलते हैं, टिल 1947 तक देखने को मिलते हैं। एंड इफ आई रियली वांट टू बी स्पेसिफिक तो टिल 15 अगस्त 1947 तक हमें ये चीज जो है देखने को मिलती है। चलिए अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या था। अब देखो तीन अलग अलग सिस्टम है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों सेम ही फंक्शन पे काम करेंगे, कैसे पॉसिबल है, नहीं है बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तीन की जगह एक ही सिस्टम होता, राइट, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, ये तीन सिस्टम्स है, इट मींस दे आर गोइंग टू थ्री डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर गोइंग टू बी सेट ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इन ईच एंड एवरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि जो बेस आपका डिफरेंस था वो क्या था इन दिस सिस्टम, दैट वाज रिगार्डिंग द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, कि आप पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंस था। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, पुराने टाइम पे यूपीआई तो नहीं होता था, ठीक है, एक ही सिस्टम था, कैश सिस्टम, आपको पैसे ही देने पड़ते थे। बट अब अलग अलग क्या हो सकता है कि देखो, या तो आपके ऊपर फिक्स हो कि आपको इतना ही अमाउंट मुझे टैक्स देना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अनफिक्स्ड है, आप अपनी मर्जी से दिए जा रहे हो, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपए दे दिए, लॉस हुआ 2 रुपए दे दिए, आप अपनी मर्जी से दिए जा रहे हो, राइट। ऐसे सिस्टम कि जिसमें फिक्स्ड है, फिर एक में फिक्स्ड नहीं है, फिर एक ऐसा सिस्टम जिसमें फिक्स कर दिया, 10 साल बाद फिर चेंज कर दिया, 10 साल बाद फिर चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये अलग 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 मोड ऑफ पेमेंट से लेके क्या बनता था आपका, डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है हमें देखने को मिलते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीन सिस्टम्स हैं, एक एक करके अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज इन तीनों ही सिस्टम से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि तीनों ही सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, सबसे पहले कौन सा आता है, द जमींदार सिस्टम, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। एक और चीज याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब परमानेंट सेटलमेंट एक टर्म सुनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट का मतलब तो ये होता है कि आप परमानेंटली उस जगह पे रहने लग गए हो, राइट। बट यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट का एक तरीके से मतलब था कि यहाँ पे क्या ना, एक परमानेंट जमींदार सा रहेगा, ठीक है, एक परमानेंट जमींदार रहेगा, वो चीज, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट जो है नाम दिया गया था। चलिए नाउ देखिए, जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी हमने पीछे ही देखा आपके, ठीक है, किन्होंने क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस में क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक और चीज हो जाती है कि ये जो आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। तो ये आपका लॉन्च किया गया था 1793 में, राइट, through permanent settlement that fixed the land rights of member of without any provision for fixed rent or occupying right of actual cultivators। ठीक है, मेजरली जब हम जमींदार सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कर दिया गया था, एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, एक इंसान फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, कि ये वो इंसान होगा जो आपके इस लैंड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, ठीक है, आपको कितनी लैंड मिलनी चाहिए वो भी यही डिसाइड करेगा, ठीक है, एंड कितना रेंट ऑलमोस्ट आपको देना चाहिए वो भी यही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, इससे ये पता चलता है कि सारी चीज तो वो एक इंसान ही डिसाइड कर रहा है। इट मींस जो इंसान मेन लैंड पे काम कर रहा है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, विच मीन्स जो आपके फार्मर्स थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी ना होने का मतलब है फार्मर्स क्या थे, यहाँ पे इनसिक्योर थे। किस चीज को लेके इनसिक्योर थे, तो भाई अपनी लैंड को लेके इनसिक्योर थे, ये सोचते हुए कि यार जिस लैंड पे मैं काम कर रहा हूँ, आज तो मैं भरपूर काम कर रहा हूँ, क्या आगे जाके ये लोग मुझे इस लैंड पे काम करने देंगे कि नहीं देंगे, राइट। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बताया हुआ है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। नेक्स्ट देखिए,
Under the zamindari system, the land revenue was collected from farmers by an intermediate known as zamindar. अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि टॉप टायर पे तो कौन थी, ईआईसी। ईआईसी मतलब होता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन लिख दी है, मैं बता देती हूँ, इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बनाया, जमींदारी सिस्टम बना दिया। चलिए, अंडर दिस जमींदारी सिस्टम ही अपॉइंटेड अ मेंबर, जिसको उन्होंने कह दिया जमींदार। राइट, जमींदार का रोल क्या होता था कि आपके जो फार्मर्स हैं उनसे क्या कलेक्ट कर लेना, तो आपका रेवेन्यू कलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये इजी करके बता दिया गया जो था आपका जमींदार सिस्टम कि टॉप टायर कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, फिर जमींदार सिस्टम लेके आई। अंडर जमींदार सिस्टम उन्होंने क्या कहा, एक पोजीशन बनाई जिसको कहा गया जमींदार। राइट, अब वो पोजीशन क्या करती थी, जो उसके नीचे वाले फार्मर्स हैं उनके पास जाती थी और बोलती थी कि आप मुझे क्या दे दीजिए, अपना रेवेन्यू दे दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है, ठीक है, कि रेवेन्यू कितना ही देता होगा फार्मर। मेन जो आपके बाकी रैयतवारी और मेहरवारी हमें देखने को मिलते हैं वो इस रीजन से देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। हम टू फार्मर्स की सिचुएशन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक फार्मर हो गया आपका राम और दूसरा फार्मर हम लिख देते हैं श्याम या फिर बिरजू, कोई भी रख देते हैं। एक डाल देते हैं हम बिरजू फार्मर, एक डाल देते हैं हम श्याम फार्मर। चलो कोई बात, बिरजू फार्मर और श्याम फार्मर दोनों क्या है, फार्मर है। अब होता क्या है कि बिरजू जब अपनी फसल उगाता है तो उसको प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट, उसको 100 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहीं मैं शाम की बात करती हूँ तो इस बार शाम को जो है लॉस हो जाता है, उसको प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है। लॉस भी उसको कितने को देखने को मिलता है भाई, 50 रुपए, जितना उसने लगाया उसमें से भी 50 रुपए उसका क्या हो गया, मुनाफा, मतलब लॉस हो गया उसको। मुनाफा तो छोड़ो, उसको घाटा और हो गया। अब बिरजू को प्रॉफिट हुआ है तो बिरजू ने जमींदार को कितने पैसे दे दिए, 10 रुपए दे दिए। ये किसने दिए, बिरजू ने। शाम को घाटा हुआ तो भैया जमींदार तो आएगा मांगने। ठीक है, तो उसने कितने दे दिए, उसने 5 रुपए दे दिए। शाम ने कितने दे दिए, आपके 5 रुपए दे दिए। किसको, जमींदार। यहां तक बात समझ आई कि हमने पहले समझा जमींदार सिस्टम मेजरली है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी टॉप टायर है, उसने जमींदार सिस्टम बनाया। जमींदार सिस्टम के अंदर एक जमींदार आपका अपॉइंट किया गया। जमींदार का काम क्या था कि फार्मर्स के पास जाना और उन फार्मर्स से रेवेन्यू आपका जनरेट करना। राइट, फिर हमने दो फार्मर्स बना दिए, एक बिरजू एक श्याम। एक को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ तो उसने 10 रुपए रेवेन्यू दी क्योंकि प्रॉफिट हुआ था। एक को लॉस हुआ तो उसने 5 रुपए क्या दे दिए, आपका उसको रेवेन्यू दे दिया। राइट, यहां तक बात समझ आई। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा है, द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन द टोटल लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय जमींदार वाज केप्ट एट 10/11। राइट, हुआ क्या यहां पे, ये तो हमने डिवीजन पढ़ ली, ये भी पढ़ लिया। अब इस 10 रुपीज का 10/11 किसके पास जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। इस 5 रुपए का 10/11% किसके पास जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। जैसे ही इन दोनों के पोर्शन जो है ईस्ट इंडिया के पास पहुंचते हैं तो वो कहती है कि बिरजू और श्याम के रेवेन्यू में इतना डिफरेंस क्यों है। राइट, उनको कहीं ना कहीं तो एक डाउट आता है। राइट, तो यही जो डाउट है आपके आगे के जो सिस्टम्स हैं उसके लिए काम आता है। उसमें इस चीज को फिक्स किया जाता है कि देखिए यहाँ पे जो आपके फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, अनइवन टैक्स दे रहे हैं। जब वो अनइवन टैक्स दे रहे हैं तो हमारे पास अनइवन अमाउंट आ रहा है। जब हमारे पास अनइवन अमाउंट आ रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी जो कैलकुलेशन है कि इतना पैसा बनेगा वो कहीं ना कहीं अप टू डेट नहीं रह पा रहा है। ठीक है, अब इसमें मेजर ड्रॉबैक क्या देखा जा रहा था इनके द्वारा कि जो फार्मर्स थे ना उनके जो टैक्स था वो फिक्स्ड नहीं था। एक तरीके से वो अपनी मर्जी से दे रहे थे। आपने वो देखा ही, 10 रुपए दिए, 5 रुपए दिए। हाँ, ये फिक्स था कि जितने भी पैसे आएंगे उसमें से 10th of 11 ब्रिटिशर्स का हो जाएगा और 1 of 11 किसके पास आ जाएगा, आपके इन बेचारे जमींदार के पास आ जाएगा।
राइट। तो ये था आपका पूरा जमींदार सिस्टम। अब वही हमें यहाँ देखने को मिलता है कि भाई क्या होता है, जो आपका क्या कहते हैं गवर्नमेंट होती है उसको 10/11 मिलता है, जमींदार को कितना मिलता है 1/11 पोर्शन हमें जो देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि देखिए the system was most prevalent in your West Bengal, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मेजर जगहें होती है जहां पे हमें ये जमींदार सिस्टम की एप्लीकेशन जो है मेजरली दिखाई देती है। ठीक है, होप आपको ये जमींदार सिस्टम जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको क्लियरली पढ़ लेते हैं कि ये था क्या, व्हाट इज दिस परमानेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट, की ये मतलब क्लॉजेस क्या होते हैं, मेनली हम वो पढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, जो जमींदार थे वो क्या थे, वर द परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड। वही चीज मैंने आपको कही थी कि फार्मर्स क्या थे, इनसिक्योर थे। कैसे, बिकॉज जमींदार ही क्या थे आपके एक तरीके से ओनर थे। ठीक है, अब देखो जमींदार को जब बिरजू ने क्या दिए, 10 रुपए दिए, मतलब बिरजू के पास लैंड अब रहेगी। बट जब श्याम ने उसे 5 रुपए दिए, तो कहीं ना कहीं श्याम को तो फियर हो गया ना कि मैंने तो इस बार इतना रेवेन्यू दिया ही नहीं, तो क्या पता ये मुझसे मेरी लैंड ले ले। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीमेंट में यही कहा गया था कि जो परमानेंट ओनर होगा वो कौन रहेंगे, आपके जमींदार से रहेंगे। ठीक है, ये खड़ूस लोग रहेंगे जिनका पोर्शन कितना था, दोबारा याद करा दो, 1/11। और अगर मैं कंपनी का बात करूं तो कितना था वो आपका 10/11। इस चीज को याद रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यही चीज लिखी गई कि इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि 89% आप जो भी एनुअल रेवेन्यू ले रहे हैं वो किसके पास जा रहा है, स्टेट के पास जा रहा है, और एल्स आई कैन से आपके कंपनी के पास जा रहा है। ठीक है, बाकी जो 11% आपका बचता है वो कौन करते हैं, इंजॉय आपके जमींदार कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। देन जमींदार्स वर लेफ्ट इंडिपेंडेंट इन इंटरनल अफेयर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पे ये कह दिया गया कि देखिए जमींदार आप जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में किसको लैंड देनी है किसको लैंड नहीं देनी है, इट्स योर कॉल। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन इट। हमें बस क्या मिल जाना चाहिए, अपना टाइमली रेवेन्यू मिल जाना चाहिए, टाइमली रेवेन्यू हमें मिल जाएगा, हमें फिर आपके आपसी मुठभेड़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप जो करना चाहते हो करते रहो। ठीक है, दैट इज योर विल एंड विश। ये चीज किसमें लिखेगी, परमानेंट सेटलमेंट जो आपका एग्रीमेंट था उसमें कहीं ना कहीं ये बात जो है लिखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट, अब इश्यूज क्या है, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें देखने को मिला यहाँ 3 सिस्टम है, इट मींस एक सिस्टम फेल हो रहा होगा। जब फेल होगा तभी तो बाकी सिस्टम्स की नीड होगी, राइट, वरना क्यों होगी। तो देख लेते हैं इश्यूज क्या आते हैं। फर्स्ट इशू किसका देखेंगे हम, कल्टीवेटर्स का। कल्टीवेटर्स माने आपके वही बेचारे फार्मर्स, वही बिरजू एंड श्याम, यहाँ पे लिख लीजिए अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, बिरजू या फिर आपका श्याम। चलिए क्या देखा गया, इन विलेजेस द कल्टीवेटर्स फाउंड द सिस्टम ऑपरेसिव and explosive as the rent they paid to the zamindar was very high while his right on the land was quite insecure. Again, जो ये क्या दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, या आप कह लीजिए टैक्स के नाम पे कुछ अमाउंट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, हाई है। अब आप कहोगे मैम कैसे हाई है, हाउ कैन यू क्लेम, बिरजू को प्रॉफिट तो भाई 100 हुआ ना, उसको अब इस प्रॉफिट से नेक्स्ट आपकी जो आगे की फसल करनी है उसका पैसा निकालना है, पूरे साल फैमिली का खर्चा निकालना है ना। फिर खाना पीना त्योहार 10 चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी उसने क्या डिसाइड किया कि मैं 10% ऑफ अपना प्रॉफिट किसको दे दूंगा, जमींदार को दे दूंगा, विच इज ह्यूज। ठीक है, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने प्रॉफिट में से छोटा सा शेयर भी दे पाना, एवी ही दे देना, राइट। तो अगेन हाई, ये तो बिरजू का हो गया। अब बिरजू को तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो चलो मान लेते हैं कि वो बेचारा क्या है, मैनेज कर लेगा किसी तरह, है ना, 90 रुपए हैं उसके पास अभी भी, क्या पता वो मैनेज कर ले। बट अब हम बात करते हैं आपकी किसकी, श्याम की। जब मैंने श्याम को देखा तो बेचारे को तो लॉस हुआ है ना,
लॉस हुआ है। इट मीन्स अगर उसके पास 100 रुपए बचे, उसने बचा के रखे थे कि यार मान लेते लॉस हो जाएगा, तो उस 100 रुपए में से भी 50 रुपए का बेचारे को लॉस हो गया। उस 50 रुपए जो बचे उसमें से उसने 5 रुपए किसको दे दिए? आपके जमींदार को दे दिए, टैक्स दे दिए। उसके पास कितने बचे? 45 रुपीज। अब आप खुद सोचिए, फैमिली तो शाम की भी होगी, खाना तो वो भी बेचारा खाएगा, कपड़े तो वो भी पहनेगा, है ना? तो उसके पास कम हो गए पैसे। तो ये सारे सिस्टम क्या इंडिकेट करते थे कि भाई ये जो आपके रेवेन्यूज है ना, ये बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। और हम ये जो इतना रेवेन्यू दे रहे हैं, हम ये जो टैक्स दे रहे हैं, इससे हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारी लैंड हमारे पास रहेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी लैंड को कभी भी ले लें, ठीक है। 10 महीने अच्छे पैसे दिए, 1 महीने पैसे नहीं दिए, तो क्या पता बोल दे जाओ तो मेरी लैंड से निकल जाओ, फिर क्या होगा? तो कल्टीवेटर्स का मेन इशू ये आया कि वो इनसिक्योर थे कि यार ये लैंड मेरे पास रहेगी भी कि नहीं रहेगी। तो दे वर टोटली इनसिक्योर। एंड फिर कल्टीवेटर्स ने इस डर में क्या शुरू कर दिया? लोन लेना शुरू कर दिया। क्या पे करने के लिए? रेंट पे करने के लिए। अब हुआ क्या भाई जनाब, के तो लॉस हो रहा है, उसके पास पैसे ही नहीं है रेंट ठीक से पे करने के, तो वो लोन कैसे चुकाएगा? सोचने वाली बात है ना। वो ही हुआ, जिससे क्या होता था, एक पॉइंट आता था कि जब उनको उनकी लैंड से बेदखल कर दिया जाता था, ठीक है। अब जमींदार की क्या प्रॉब्लम है? देखो जमींदार को भी प्रॉब्लम थी भाई, इतना खून चूसने के बाद भी उसको दिक्कत थी। अब देख लेते हैं क्या जमींदार ने क्या, रेवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड सो हाई दैट जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। Those who failed to pay the revenue lost their zamindari. The zamindars were so keen to improving the land, as long as they could give out the land and give rent, they preferred it. अब जमींदार के ऊपर भी ना सेम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ही हमें देखने को मिली। अब फार्मर्स को तो जमींदार के पास जाना है, जमींदार को तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाना है। यहाँ पे जब जमींदार के पास आए ही कम पैसे, तो क्वाइट ऑब्वियस कि रेवेन्यू भी आपका कम ही आएगा। रेवेन्यू कहां से बढ़ के आएगा? जब रेवेन्यू ही, जो रेवेन्यू कलेक्टेड आता था, वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ही कम होगा, वो कम ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, ठीक है। और जब वो कम ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, तो वो गुस्से में आ जाएगी, वो कहेगी तुम्हें हमने इसलिए रखा है कि तुम हमें कम कम पैसे दो, नहीं हमने तो तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम्हें मुनाफा दो, राइट। तो ये भी होता था कि कई बार जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स है, वो जो कुछ जमींदार है, जब वो कंटिन्यूटी में फॉर अ मंथ और टू अच्छा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते थे, तो उनको उनकी जमींदारी से हटा दिया जाता था और किसी और को एज अ जमींदार अपॉइंट कर दिया जाता था। तो सिर्फ दिक्कत कल्टीवेटर्स को नहीं थी, जमींदार को भी थी, राइट। अब देख लेते हैं, मुझे तो लग रहा है आगे जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कोई ना दिक्कत हो, है। लो, हो गया, बिल्कुल है। क्या दिक्कत है देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो क्या हो रहा था? दे वर स्लोली एक्सपैंडिंग देमसेल्फ, ठीक है। ऑब्वियस से आता है 19वीं सदी में वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपनी जो है ये मार्केट है, ये एग्रीकल्चर का मार्केट है, उसको धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये देखा कि उस एक्सपेंशन में उनको इंक्रीज करनी पड़ रही है इनकम ऑफ जमींदार। यानी पहले तो वो 10th ऑफ 11th खुद के पास रख रहे थे, जमींदार को 1 ऑफ 11th दे रहे थे, बट इस एक्सपेंशन के चक्कर में जमींदार बोलने लगे कि यार मुझे 1 पोर्शन में तो नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा सा ज्यादा दे दो, राइट, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा दे दो। अब जैसे ही इनको लगा कि यार अरे इसमें से अगर मैंने अब एक भी पोर्शन और जमींदार को दिया तो मुझे लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। जिससे क्या हो गया, वही थॉट कि मुझे लॉस होने लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये उतना ज्यादा कारगर नहीं रह पाया, क्योंकि कंपनी ने कभी भी जमींदार के लिए जो पोर्शन था वो इंक्रीज करा ही नहीं, ठीक है। तो थोड़े थोड़े बीच में क्या आगे मन मुटाव आने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे, जिसकी वजह से हमें ये जो सिस्टम है ज्यादा फ्लरिश होते हुए दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अब हमने देखा पीछे रैयतवाड़ी सिस्टम की क्यों वो फेल हो गया था, व्हाट वाज द एक्चुअल इम्पैक्ट कि भाई वो फेल हो चुका था, ठीक है। अब हम आगे आपका पढ़ते हैं द रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। चलिए, the Britishers' territory in southern India, there was move away from idea of permanent settlement. It means जब हम permanent settlement की बात करते हैं, तो वो सिर्फ कहाँ तक रहा, नॉर्थ तक ही रहा, ठीक है। साउथ तक आपका परमानेंट जो सेटलमेंट है वो साउथ तक आया ही नहीं, राइट। फिर साउथ में क्या आया, तो साउथ में यही आया ना आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। चलिए, अब इस सिस्टम को
किसने, कौन लेके आए थे? देखिए अगर इस सिस्टम की बात करें तो दिस सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस मुनरो, राइट। कब? एट द एंड ऑफ योर 18th सेंचुरी, ठीक है। मेजरली ये कहाँ पे लगाया गया था? तो ये आपका जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, जो मद्रास है, मेजरली वहां पे फोकस किया गया था। अब मद्रास किधर आता है? तो मद्रास आपका पड़ जाता है किधर के साइड? तमिलनाडु की साइड, राइट। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या करा गया था? इसको लगाया गया था। कब से कब तक? 1819 से लेके 1826 तक इसको लगाया गया था, राइट। अब रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था? देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम, द लैंड रेवेन्यू वाज पेड बाय द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट। अब जब हम रैयतवाड़ी की बात करते हैं, देखो जमींदार में क्या था? ईआईसी था, जमींदार था, फिर नीचे फार्मर थे, यही सिस्टम था। क्लियर? रैयतवाड़ी में ये रोल ही हटा दिया। रैयतवाड़ी में कहा कि आईएनसी, सॉरी आईएनसी नहीं, इट्स गोइंग टू बी योर ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली किससे बात करेगी? आपके फार्मर से ही बात करेगी, ठीक है। चलिए, यानी फार्मर्स डायरेक्टली किसके पास जाएंगे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके पास जाएगी? डायरेक्ट आपके फार्मर्स के पास जो है जाएगी। तो यहाँ पे ये जो रोल ऑफ जमींदार था उसको पूरी तरह क्या कर दिया गया था? आपका फिनिश कर दिया गया था, जो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, अब देख लेते हैं। इन द सिस्टम इंडिविजुअल कल्टीवेटर कॉल्ड रैयत, बिल्कुल सही। अब ये रैयतवाड़ी सिस्टम में रैयत तो थे कौन? तो भाई खुद ये क्या थे? आपके फार्मर्स थे, ठीक है। खुद ही वो कल्टीवेटर्स को क्या बोला गया था? रैयत जो है बोला गया था, जिनके पास क्या थी? पूरी अथॉरिटी थी। किस चीज की भाई? सेल करने की, ट्रांसफर करने की, और लैंड को लीज पे देने की। लीज पे देने का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ रेंट, कि आप ये जो लैंड है इसको थोड़े से रेंट पे किसी को दे दो, उसको कहा जाता है लीज, ठीक है। अब देखो हुआ क्या इस सिस्टम में, आपको सबसे बेटर चीज क्या देखने को मिली? जमींदार सिस्टम में जो मैं फार्मर्स की बात करती हूँ, तो देवर समवेयर इनसिक्योर अबाउट देयर पोजीशन, राइट। देवर इनसिक्योर, क्या? उनको उनके लैंड से कभी भी बेदखल किया जा सकता है। बट जब मैं रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्लियरली आई कैन से कि फार्मर्स को ही तो इंपॉर्टेंस दी गई है। तो कहीं ना कहीं वो जो सिक्योरिटी फैक्टर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? रैयतवाड़ी सिस्टम में देखने को मिलता है। देन द रैयत कुड नॉट इविक्टेड फ्रॉम द लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड रेंट। भाई जो फार्मर्स हैं वो अपनी लैंड से तब तक बेदखल नहीं किए जा सकते जब तक वो आपको रेंट पे कर रहे हैं। एल्स आई कैन से कि वो रेवेन्यू पे कर रहे हैं, या फिर आप बोल दो कई बार टैक्स भी लिखा जाता है, ठीक है। जब तक वो टैक्स पे कर रहे हैं, रेवेन्यू पे कर रहे हैं, तब तक फार्मर्स को उनकी जमीन से अलग किया नहीं जा सकता। हाँ, द मोमेंट ऐसा हो जाए कि वो टैक्स पे करना, रेवेन्यू पे करना बंद कर दे फॉर अ मंथ, 2-3 मंथ, 4 मंथ, तब हाँ उनको उनके लैंड से हटा दिया जा सकता है। उससे पहले ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। चलिए आगे देखने को मिलते हैं कि जो सदर्न इंडिया में फ्लरिश हुई थी, कहाँ पे? तमिलनाडु में। हमने देखा मद्रास प्रेसिडेंसी, पीछे ही देखा। फिर महाराष्ट्र में हुई, फिर बेरार में हुई, फिर ईस्ट पंजाब में, फिर कौर्ग में और असम में। कुछ पोर्शंस आपके यहाँ पे नॉर्थ के भी देखने को मिल गए हैं, कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे ईस्ट के भी देखने को मिल गए हैं। इट मीन्स ये रैयतवाड़ी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो साउथ से शुरू हुआ, थोड़ा सा नॉर्थ में भी गया और थोड़ा सा आपका ईस्ट पोर्शन में भी जाते हुए हमें दिखाई देता है। नाउ अब एडवांटेज क्या आता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, वर्ड एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। वही मैंने आपको बात कही ये सिस्टम शुरू करते हुए कि भाई वो जो जमींदार रोल था ना उसको ही खत्म कर दिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम खुद प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या है, हमें मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट था ये इसमें पूरी तरह ही खत्म कर दिया गया। ये हमें किसमें देखने को मिलता है? तो आपके रैयतवाड़ी सिस्टम में देखने को मिलता है, जिससे जो है आपके विलेजर जो है या जो फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा बेटर फील करने लग गए थे, एंड वो कहीं ना कहीं ज्यादा सिक्योर भी फील करते थे अंडर योर रैयतवाड़ी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखो, बट बिल्कुल इश्यूज थे इसमें भी, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही आपका बहुत ही अच्छा सिस्टम रहा, नहीं, थोड़ा सा बेटर रहा। लुक पीछे जमींदार सिस्टम से फाइल कंपेयर द सिस्टम, तो सिक्योरिटी वर देयर, राइट। मिडलमैन का रोल खत्म कर दिया था, विच इज अ ह्यूज थिंग, ठीक है। इट मींस
थोड़ा सा बेटरमेंट तो हमें देखने को मिलता है, बट अगेन हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही हैं, तभी उससे बेटर चीज लाई जाती है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो दिस सिस्टम गेव मच पावर टू द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स whose activities were inadequate supervised, right? कि मेजरली वही बात है कि जो आपके फार्मर्स थे उनको क्या था, पावर्स बिल्कुल ही दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, the system was dominated by mahajans and money lenders who granted loans to cultivators। अब ये क्या बात हुई देखिए, अब एक्सक्यूज मी, अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि उनको अभी भी कुछ ऐसे फार्मर्स थे, ऑब्वियस सी बात है जब फार्मर्स को लॉस होगा तो दे हैव टू टेक लोन, क्या पे करने के लिए, आपका रेवेन्यू पे करने के लिए। बिकॉज देखो एक फियर तो यहाँ पे छोटा सा अभी भी हमने देखने को मिला कि यार लैंड जा सकती है, अगर हम टैक्स ना दे तो लैंड हमारी जा सकती है, राइट। तो उस फियर की वजह से उन्होंने क्या लेना शुरू किया, आपके लोन्स लेना शुरू किए, ठीक है। मनी लेंडर्स हो गए, महाजन्स हो गए, जैसे हम मेजरली लोन्स लेते हैं, जो हम कहते हैं ना लाला लोग, ठीक है, उनसे लोन्स लेना इन्होंने शुरू किए, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन इन पे एक प्रेशर रहता था दैट दे हैव टू पे रेवेन्यू एंड दे हैव टू पे दिस लोन एज वेल, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपके एक इशू था। फिर हमें देखने को मिला जो मनी लेंडर्स थे दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट कल्टीवेटर्स, क्वाइट ऑब्वियस वो इनका खून चूस जाते थे कि भाई तू मेरा पैसा दे, तो मेरा पैसा दे, तो मेरा पैसा दे, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा मतलब डर में आ जाते थे कि यार मुझे लोन भी देना है, मुझे टैक्स भी देना है, जिस वजह से क्या होता था कि वो ना प्रॉपरली लोन दे पाते थे, ना ही प्रॉपरली रेवेन्यू दे पाते थे, जिसकी वजह से बहुत केसेस में उनसे लैंड भी जो है वो ले ली जाती थी, ठीक है। तो इश्यूज तो यहाँ पे भी थे, और ये भी कहीं ना कहीं थोड़े बड़े ही इश्यूज थे, क्योंकि देखिए प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दे आर गोइंग टू हैव लोन, वो लोन लेंगे ही लेंगे, फिर जो लोन देगा आपको वो उसका खून चूस जाएगा कि भाई तू मुझे पैसे नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्या बात है, ठीक है। तो वो एक डर तो बना रहता ही था, ठीक है। बट चलिए दिस सिस्टम वाज समवेयर मच मोर बेटर देन कंपेयर, दिस सिस्टम इज मच बेटर कंपेरेबल टू द लास्ट वन दैट वाज योर जमींदार सिस्टम व्हिच वाज आल्सो नोन एज योर परमानेंट सिस्टम, राइट। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट आ जाता है आपका महलवारी सिस्टम। अगेन नेक्स्ट कौन सा है, महलवारी सिस्टम है। आप देख लेते हैं, महलवारी सिस्टम 19th सेंचुरी में आपके लेके आया गया था, ठीक है। कंपनी ऑफिशियल्स वन कन्विक्टेड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड बीन चेंज्ड अगेन। अभी हमने देखा सबसे पहले कौन सा था, जमींदार, फिर रयत, और फिर महलवारी, ठीक है। तीन सिस्टम थे आपके, क्लियर। तो जमींदार से बेटर करा रयत, और रयत से थोड़ा सा बेटर कहीं ना कहीं महलवार होगा, बट ज्यादा हाई होप्स मत रखिए, प्रोबेबली इसमें भी कोई ना कोई इश्यूज ही हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, द रेवेन्यूज कैन नॉट बी फिक्स्ड परमानेंटली एट सच टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेट एंड ट्रेड। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि रेवेन्यू जो है हम फिक्स्ड कर दिया करेंगे, जैसे कि पहले दोनों में अनफिक्स था कि हाँ कभी 10 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए ऐसे चल रहा था, तो यहाँ पे रेवेन्यू फिक्स कर देंगे, बट ये जो फिक्स्ड रेवेन्यू है ये चेंज होता रहेगा एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। एक एक टाइम पीरियड का चेंज होता रहेगा। क्यों, देखो कभी कंपनी को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए तो आप कम रेवेन्यू दे दो, उसके बाद बहुत बतेरा पैसा है, लेकिन कभी कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए भाई, कभी कंपनी को मतलब हथियार भी खरीदने, कभी कंपनी को कपड़े भी खरीदने, कभी कंपनी को अपनी बिल्डिंग में पेंट भी करवाने, तो तब उनको ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। फिर ट्रेड करने के लिए भाई जो शिप्स भी ट्रेड करने जाएंगे उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने कहा कि हम महलवारी सिस्टम ऐसा सिस्टम रखेंगे रेवेन्यू का जिसमें रेवेन्यू फिक्स करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद चेंज करते रहेंगे जब हमारी मर्जी होगी। जब हमें पैसे ज्यादा चाहिए होंगे तो रेवेन्यू बढ़ा देंगे, जब हमें पैसे कम चाहिए होंगे तो रेवेन्यू हम अपना चुपचाप से घटा देंगे, राइट। नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं 1822 की, तो 1822 में क्या देखने को मिलता है, इंग्लिशमैन जिनका नाम क्या था, हॉर्ट मैकेंजी डिवाइज्ड अ न्यू सिस्टम नोन एज महलवारी सिस्टम। कहां पे, मेजरली आपके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी में। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज इज नाउ इन योर उत्तर प्रदेश, इट मींस नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, ठीक है। आपको ये दिख नहीं रहा है, वेट अ सेकेंड, ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है।
और थोड़ा सा आपका बंगाल वाला एरिया। मेजरली अब ये जो सारा एरिया होता है ये हम किस में कंसीडर करते हैं, यूपी में कंसीडर करते हैं मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो मेजरली आज के टाइम पे आप बोल सकते हैं कि यूपी में क्या लगा था, महलवारी सिस्टम लगा था। यूपी में महल होते हैं तो यूपी में लगा महलवारी सिस्टम, क्योंकि महलों का शहर तो महलवारी सिस्टम। कहने को और याद रखने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम क्या देखने को मिलता है, अंडर द महलवारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन। अब यहाँ पे अगेन एक इंटरमीडिएट का रोल आया। ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे है हेडमैन। अब हेडमैन कौन होते हैं, आपने पंच सरपंच ऐसे तो सुना ही होगा नाम। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरह से हेड होते हैं, जो भी आपका विलेज का डिसीजन लेना होता है वो लोग ही लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि देखिए यार उनसे बेटर इन विलेजेस को मैनिपुलेट तो और कोई नहीं कर सकता, उनसे बेटर इन विलेजेस से पैसे तो कोई और नहीं निकाल सकता, वो ही निकाल सकते हैं ना। तो हम ऐसा करते हैं कि एक मीडिएटर रखेंगे इसमें, लेकिन वो मीडिएटर कौन रहेगा, उस विलेज का हेड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जमींदार का कोई भी रोल नहीं है, इसको याद रखिए। हेडमैन है, मैंने अभी तक ये नहीं मेंशन किया है कि वो किसी भी लैंड पे ओन कर रहा है या उसके अंडर कोई फार्मर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब महलवारी सिस्टम में मीडिएटर थे, हेडमैन। चलिए, then the entire village was converted into bigger system called महल। चलिए, पहली बार यहाँ पे क्या कर दिया गया, कहा गया कि जो पूरा आपका लैंड है उसको हम क्या कहेंगे, पूरी ये जो विलेज है, पूरी विलेज की जो लैंड है उसको हम क्या कहेंगे, महल कहेंगे। तभी इसका नाम क्या था, महलवारी सिस्टम रखा गया नाम। चलिए, एंड वाज ट्रीटेड एज वन यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो इसमें बेस्ट चीज देखने को मिलती है वो ये कि जो पिछले आपके जितने भी रेवेन्यू सिस्टम से, उसमें ना इंडिविजुअल फार्मर्स से पैसे लिए जा रहे थे, इंडिविजुअल रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था। बट यहाँ पे कह दिया गया कि आप ना पूरे विलेज का एक ही बार मुझे क्या दे दोगे, रेवेन्यू दे दोगे। अब मान लेते हैं इसने कहा कि आपकी विलेज मुझे 500 रुपीज का क्या देगी, रेवेन्यू देगी, मुझे इंडिविजुअल से नहीं मतलब 500 रुपए मुझे रेवेन्यू चाहिए। तो हेडमैन के ऊपर है कि जिससे लॉस हुआ है उससे कम ले ले, जिससे प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा ले ले, बस एक 500 रुपए का टोटल करके कंपनी को दे दे। राइट, तो वो चीज हमें कहां देखने को मिलती है, आपके इस महलवारी सिस्टम में देखने को मिलती है, विच इज समवेयर अ गुड थिंग। जब हम बात करते हैं बाकी पीछे दोनों सिस्टम से तो बहुत ही बेटर सिस्टम ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, द रेवेन्यू अंडर महलवारी सिस्टम वाज टू बी रिवाइज्ड periodically and not to be fixed permanently। वो मैंने पीछे भी आपको मेंशन किया था कि देखिए जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीड बढ़ेगी, उनको पैसे ज्यादा चाहिए होंगे, वो प्रोबेबली ये जो रेवेन्यू है, ये जो टैक्स है, इसके अमाउंट बढ़ा देंगे। जैसे जैसे उनकी नीड कम होती जाएगी वैसे वो क्या कर देंगे, इस टैक्स को कम कर देंगे, इस रेवेन्यू अमाउंट को कहीं ना कहीं जो है आपका कम कर देंगे। ठीक है, देन the system was popularized by the Lord William Bentinck in Agra and in Awadh and was laterly extended to Madhya Pradesh and Punjab। कि ये जो महलवारी सिस्टम है इसको बढ़ाया किसने, तो एक तरह से हमें देखने को मिलता है लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने बढ़ाया। पहले आगरा में उन्होंने बढ़ाया, फिर अवध में उन्होंने बढ़ाया, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में और पंजाब वाले रीजन में भी महलवारी सिस्टम को क्या किया, फ्लरिश किया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अगेन देखो इश्यूज तो हर सिस्टम में ही होंगे, जब हमने जमींदारी में पढ़ा, रैयतवारी में पढ़ा, तो सारे सिस्टम में इश्यूज पढ़े। अब हम कुछ इश्यूज जो हैं आपके महलवारी में भी पढ़ लेते हैं क्विकली। अब देखो, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम वाज दैट द सर्वे वाज प्रैक्टिकली बेस्ड ऑन फॉल्टी assumption which was left space for manipulations and corruption। अब जितना भी ये जो सिस्टम बना था, ये जो आपके हेडमैन थे, एक अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो देखा जाता है कि जो हेडमैन थे ना, यही एक तरह से मीडिएटर थे। ठीक है, फार्मर्स के लिए भी यही थे और आपके जो ऊपर थे ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लिए भी यही थे। तो प्रॉपरली ना कम्युनिकेशन नहीं हो पाया बिटवीन फार्मर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे देखा गया कि यार बहुत ज्यादा इन मिडल मैन ने ना मैनिपुलेशन दिखाई। 100% मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ कुछ लोगों ने मैनिपुलेशन दिखाई एंड उसी मैनिपुलेशन की वजह से वहां पे करप्शन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, and its time it made companies spend more for the collection than the revenue collected। and इसी वजह से क्या हुआ कि कंपनी ने ज्यादा पैसे उड़ाए किस पे, भाई रेवेन्यू
कलेक्ट करने में, ठीक है, जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के प्रोसेस में पैसा उड़ा रहे थे, ठीक है, उससे कम उनको क्या आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था, जिससे क्या हुआ, ये सिस्टम जो है आपका एक बहुत ही बड़ा फेलियर जो है हमें दिखाई देता है, राइट। अगेन वही बात देखिए, फेलियर्स तो हर किसी में है, ठीक है, जमींदारी में भी थे, बट जमींदारी से बेटर रैयतवारी आया, ठीक है, रैयतवारी में भी थे, लेकिन रैयतवारी से बेटर महलवारी आया, बट यहाँ पे भी हमें मिडिल मैन से रिलेटेड कोई ना कोई थोड़े थोड़े आपके क्या देखने को मिलते हैं, ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। द रीजन बिहाइंड, सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं ना, ठीक है, कुछ कर लेते हैं करप्शन, ठीक है, तो वही बात हमें इधर महलवारी सिस्टम में आपके देखने को मिलती है। चलिए विद दिस आज हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको तीनों ही आपके जो रेवेन्यू सिस्टम्स है वो समझ आए होंगे, बिकॉज तीनों ही सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट योर एग्जाम पॉइंट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे।